हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अनवेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की एग्रीकल्चर बायो के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था, लेसन नंबर 9 जंतु वर्ग की एनिमल टैक्सोनॉमी अपन पढ़े। ये अपने इस लेसन का चौथा पार्ट है। कल अपन ने अकशेरुकी जंतुओं का जो वर्गीकरण शुरू किया था संघ स्तर तक का, उसमें अपन ने दो संघ पढ़े थे। एक तो पहला पोरीफेरा और दूसरा अपन ने पढ़ा था सिलेंड्रेटा या नाइडेरिया संघ अपन ने पढ़ा था। तीसरा अपन ने प्लेटी हेलमिंथीज के बारे में थोड़ी सी बात शुरू की थी, उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। तीसरा हमारा जो संघ है प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। तीसरा हमारा संघ है इसे लिखिए आप संघ प्लेटी हेलमिंथीज। ये हमारा दूसरा संघ है, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन इस संघ के बारे में, खासियत इस संघ की कुछ खास बातें। देखिए, इन्हें चपटे क्रमी कहा जाता है। पहली बात तो इन्हें चपटे क्रमी कहा जाता है, ठीक है। ये सब द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की और अगुहीय प्राणी होते हैं, बीच में कोई गुहा नहीं होती है। त्रिकोण की अर्थात मध्य जनन स्तर, आंतरिक जनन स्तर और बाह्य जनन स्तर, तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं और द्विपार्श्व सममित होते हैं। तो देखिए, ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की व अगुहीय प्राणी होते हैं, ठीक है। अगला, ठीक है। गेगनबर्ग ने इस संघ को नाम दिया था क्या? इस संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना किसने की थी? गेगनबर्ग, ठीक है। ये कल अपन ने पढ़ा था। गेगनबर्ग ने इस संघ की स्थापना की थी। इस संघ की स्थापना की थी। अगला है मुख्य लक्षण। ठीक है। अब इस संघ के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये ज्यादातर अंतःपरजीवी और कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसमें वे जीव आते हैं चपटे क्रमी प्लेटी हेलमिंथीज में, वे सदस्य होते हैं, वे जीव वे प्राणी होते हैं जो या तो किसी अन्य जीव के अंदर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और कुछ एक स्वतंत्र जीवी होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं, अपना भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है। तो पहला लक्षण है अधिकांश, ज्यादातर तो ये क्या होते हैं? अंतःपरजीवी व कुछ स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ एक तो क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। कुछ एक स्वतंत्र जीवी होते हैं। ये त्रिकोण की प्राणी होते हैं, जिसमें बाह्य त्वचा, मेसोडर्म और अंतस्थ त्वचा तीनों ही होते हैं। त्रिकोण की अपन ने यहाँ पे लिख दिया है, तो आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो भी लिख लेते हैं। इसमें कौन से होते हैं? त्रिकोण की प्राणी, जिसमें बाह्य, मध्य व अंतः, बाह्य, मध्य व अंतः त्वचा पाई जाती है, ठीक है। जिसमें बाह्य, मध्य, अंतः त्वचा पाई जाती है। अंतः त्वचा पाई जाती है, ठीक है।
तीसरा है, इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठ अधर तल से रूप से चपटा होता है, इसलिए इसको चपटे क्रमी कहते हैं। पृष्ठ अधर तल से नीचे की तरफ से चपटा होता है। इनका शरीर पृष्ठ अधर तल से चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे क्रमी कहते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? चपटे क्रमी कहा जाता है, चपटा क्रमी कहा जाता है। सतह पर मुख और जनन रंध्र होते हैं। इनकी सतह पर क्या होता है? मुख, मुंह और जनन रंध्र होता है। इनकी सतह पर मुख व जनन रंध्र होता है, जनन रंध्र होता है। ठीक है। इनमें पाचन तंत्र अविकसित, अपूर्ण अथवा अनुपस्थित होता है। इनमें जो पाचन तंत्र, इनमें इन प्राणियों में पाचन, इस संघ के प्राणियों में पाचन तंत्र अविकसित या तो अविकसित होता है या अपूर्ण होता है, अर्थात किसी भाग की कमी होती है, किसी अंग की, अथवा अनुपस्थित या तो बिल्कुल ही नहीं होता है। ठीक है। अनुपस्थित होता है, किसी में होता है तो वो अपूर्ण होता है। अपूर्ण मतलब कुछ भागों की कमी होती है, कुछ अंगों की, पाचन तंत्र के कुछ अंगों की कमी होती है, और पाचन तंत्र के अगर सारे अंग पाए जाते हैं तो वो अविकसित होते हैं। ठीक है। इनमें श्वसन व रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। श्वसन क्रिया और रुधिर परिसंचरण तंत्र इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है। तो देखिए, श्वसन व रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता। श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। उत्सर्जन जो, इनमें उत्सर्जन जो क्रिया होती है वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होती है। एक प्रकार की ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो इनके शरीर के अंदर से क्या करती हैं? अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो इनमें जो उत्सर्जन ज्वाला कोशिकाओं द्वारा होता है। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो किसके द्वारा होता है? ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। परजीवी, ठीक है, जो इनमें परजीवी होते हैं, जो दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, उनके शरीर पर एक उपचर्म, एक त्वचा पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है, जो इनके लिए परजीवी अनुकूलन है, जो इन्हें परजीवी होने में मदद करता है। ठीक है। परजीवी लक्षणों में एक उपचर्म पाई जाती हैं, जो एक परजीवी अनुकूलन है। परजीवी अनुकूलन है। ठीक है। शरीर गठन अंग स्तर तक का होता है। इनका जो शरीर का गठन होता है वो विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका शरीर का गठन अंग स्तर तक का होता है। शरीर का गठन अंग स्तर तक का होता है। अंग स्तर तक का शरीर का गठन होता है। इनमें जो परजीवी होते हैं, परजीवी में क्या पाया जाता है? आसंजक नामक एक अंग के रूप में, आसंजक अर्थात
जो चूसने का कार्य करते हैं, सहारा प्रदान करने का, कहीं पर अटकने का यानी कहीं पर चिपकने का कार्य करते हैं। तो परजीवी में आसंजक अंग के रूप में चूसक मूर्धा हुक पाए जाते हैं। परजीवी में आसंजक अंग के रूप में, परजीवी में आसंजक अंग के रूप में चूसक मूर्धा या हुक्स, जो हुक हुक्स पाए जाते हैं, हुक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हुक पाए जाते हैं। ठीक है। अगला है, इनमें स्वनिषेचन या परनिषेचन पाया जाता है और निषेचन आंतरिक होता है, शरीर के अंदर होता है। इनमें जो निषेचन होता है वह स्वनिषेचन, इनमें निषेचन स्वनिषेचन या परनिषेचन पाया जाता है तथा निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन आंतरिक होता है। अब निषेचन क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, संलयन करना निषेचन कहलाता है। अब ये निषेचन या तो अपने आप होता है या पर निषेचन बाहर होता, ठीक है, दूसरों के द्वारा करवाया जाता है। ठीक है। अब ये निषेचन होता कहाँ है? ये शरीर के अंदर होता है। नर युग्मक और मादा युग्मक मादा के शरीर में आपस में जुड़ते हैं, संलयन करते हैं। ठीक है। इनमें जो जनन तंत्र होता है वो जटिल व पूर्ण विकसित होता है। पूरी तरीके से विकसित जनन तंत्र होता है, बहुत जटिल प्रकार का होता है। ठीक है। इनमें जनन तंत्र जटिल तथा पूर्ण विकसित होता है। पूरा विकसित प्रकार का इनमें जनन तंत्र पाया जाता है। इनमें बहुभ्रूणीयता भी पाई जाती है। कुछ एक सदस्यों में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है, अर्थात बहुत सारे भ्रूण का निर्माण करते हैं। इनमें बहुभ्रूणीयता भी पाई जाती है। इनमें क्या होता है? बहुभ्रूणीयता भी पाई जाती है, अर्थात एक साथ बहुत से बच्चों को जन्म देने की इनमें क्षमता होती है। ज्यादातर तो क्या होता है, एक प्लेटीहेल्मिंथीज, जो मादा प्लेटीहेल्मिंथीज हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिंथीज का जो मादा सदस्य है वो एक बार में एक ही प्लेटीहेल्मिंथीज को जन्म देता है, एक ही प्राणी को जन्म देता है, एक ही संतान को जन्म देता है। लेकिन कुछ एक सदस्यों में बहुभ्रूणीयता पाई जाती है, ठीक है, जो एक साथ क्या करती है, बहुत सारे संतानों को उत्पन्न कर सकती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, टीनिया, सोलियम, सोलियम नहीं है, फेजियोला, सही है, फेजियोला, फेसिओला आदि क्या है इसके एग्जाम्पल अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इस वर्ग की कुछ खासियत और कुछ खास लक्षण है। ठीक है, अगला वर्ग है हमारा संघ है। अगला हमारा एक वर्गक है संघ के बीच, एस्केहेल्मिंथीज। ठीक है, अगला है हमारा चौथा वर्गक एस्केहेल्मिंथीज।
हेलमिंथेज, एस के हेलमिंथेज। ठीक है, अब इस वर्ग की क्या खासियत है? ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं वो द्विपार्श्व सममित होते हैं। पहली बात तो द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की कूटगुहिक व सूत्र या धागे नुमा आकृति के होते हैं। ठीक है, इसमें इसके जो सदस्य होते हैं वो द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की कूटगुहिक तथा सूत्र या धागे नुमा आकृति के होते हैं। ठीक है, धागे नुमा आकृति, धागे की संरचना के समान जैसे धागा होता है वैसे इनकी आकृति होती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? गोलक्रमी या सूत्रक्रमी भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें गोलक्रमी या सूत्रक्रमी भी कहते हैं। इन्हें गोलक्रमी या सूत्रक्रमी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इसमें लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाती है? लैंगिक द्विरूपता। इनमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। इनमें क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। लैंगिक रूप से द्विरूपता होता है, नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसको एस के हेलमिंथेज नाम किसने दिया? क्रोपन नामक वैज्ञानिक ने दिया। एस के हेलमिंथेज नाम क्रोपन ने दिया। ग्रोपन ने दिया। एस के हेलमिंथेज नाम किसने दिया था? ग्रोपन ने दिया था। अब इसमें रोटीफेरा, निमेटोड, निमेटोमोर्फा लघु संघ उपस्थित है। इसके अंदर अब इस वर्ग के अंदर और छोटे छोटे संघ पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से संघ है? इसमें निमेटोडा, रोटीफेरा, निमेटोडा, निमेटोमोर्फा आदि छोटे संघ हैं। इसमें आदि छोटे संघ भी होते हैं। ठीक है, फिर ये तो हो गई इनके बारे में नॉर्मल, इस वर्ग के बारे में नॉर्मल बात। अब इस वर्ग के जंतुओं की जो क्या विशेषता, क्या मुख्य लक्षण क्या है वो देखते हैं अपन। मुख्य लक्षण देखिए, मुख्य लक्षण क्या है? इस वर्ग के जंतुओं के मुख्य लक्षण देखते हैं। पहला, ठीक है, इसके जो अधिकांश सदस्य होते हैं वो जलीय होते हैं, जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश सदस्य जो होते हैं वो जलीय होते हैं, स्वतंत्र, जलीय, स्थलीय, स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। कुछ एक जलीय, ठीक है, ज्यादातर तो जलीय होते हैं, कुछ एक स्थलीय भी हो सकते हैं। स्वतंत्र जीवी या परजीवी खुद अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या कुछ एक तो क्या होते हैं? परजीवी, दूसरों पर निर्भर करते हैं। देखिए, अधिकांश जलीय, अधिकांश तो क्या होते हैं? जलीय, स्थलीय
स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। स्वतंत्र जीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है। फिर अगला है, इनमें सिर का अभाव होता है। देखिए बहुत बड़ी बात है इसके लिए कि इस एस के एलिमेंटेज में क्या होता है, सिर का अभाव होता है। इनमें सिर का अभाव होता है। ठीक है, ये तो पहला था। दूसरा, इनमें सिर का अभाव होता है, यानी इस जीव में सिर का अभाव होता है। सिर का अभाव होता है। आहार नाल इनमें पूर्ण विकसित होती है। इसकी जो आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। आहार नाल क्या होती है, पूर्ण विकसित होती है, पूरी विकसित होती है। ठीक है। इनकी देह भित्ति बाहर से तो स्क्लेरोप्रोटीन की एक विशेष क्यूटिकल और कोशिकीय अधिचरण होती है। इनकी जो देह भित्ति के बाहर की तरफ क्या होती है, स्क्लेरोप्रोटीन की एक विशेष क्यूटिकल और कोशिका अधिचरण होती है। इनकी जो देह भित्ति बाहर से स्क्लेरो प्रोटीन के एक विशेष क्यूटिकल और कोशिकीय अधिचरण होती है। देह भित्ति के बाहर स्क्लेरोप्रोटीन की एक विशेष क्यूटिकल तथा कोशिकीय अधिचरण होती है। कोशिकीय अधिचरण होती है। इनमें श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। क्या होता है, श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले आप इसका। इनमें श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। 5वां, इनमें श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। इनमें श्वसन व परिसंचरण तंत्र का क्या होता है, अभाव होता है। श्वसन व परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। ठीक है। इसमें जो उत्सर्जन क्रिया होती है एक विशेष प्रकार की कोशिका रेनेट, कौन सी कोशिका, रेनेट कोशिका द्वारा होता है। ठीक है। उत्सर्जन विशेष प्रकार की रेनेट कोशिका से होता है। इनमें उत्सर्जन होता है, वो किसके द्वारा होता है, रेनेट कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है। इनमें जो एक लिंगी नर होता है वो छोटा, वह मादा बड़ी नर बड़ी होती है। नर जो छोटा होता है वो मादा बड़ी होती है। ठीक है। नर का जो पिछला सिरा होता है वो पीछे से क्या होता है, मुड़ा हुआ, वो मादा का पृष्ठ सिरा सीधा होता है। नर मादा की अपेक्षा छोटा होता है, आकार में छोटा होता है तथा
नर का पश्च सिरा मुड़ा हुआ व मादा का सीधा होता है। मादा का क्या होता है? सीधा होता है। 8वां है जनन तंत्र पूर्ण विकसित व जटिल होता है। इनमें जो जनन तंत्र होता है वो पूर्ण जनन तंत्र पूर्ण विकसित व जटिल होता है। जनन तंत्र पूर्ण विकसित व जटिल होता है। ठीक है। 9वां अगला है, 9वां है हमारा। ठीक है। 9वां इसका लक्षण है शरीर गठन अंग स्तर तक का होता है। अंग तंत्र स्तर तक का इनका शरीर का गठन होता है। शरीर गठन अंग स्तर का होता है, अर्थात विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर इनका शरीर बनता है। एग्जाम्पल देखिए इसमें। एग्जाम्पल एस्केरिस, ड्रैगनकुलस, वुचरेरिया। एग्जाम्पल है एस्केरिस, ड्रैगनकुलस, वुचरेरिया। ठीक है, वुचरेरिया। ठीक, ये हो गए हमारे इस वर्ग कैश के एलिमेंट की कुछ खासियत बातें और कुछ खास बातें। ठीक है। अगला हमारा 5वां वर्ग है वो है एनेलिडा। अगला वर्ग है हमारा 5वां एनेलिडा। 5वां वर्ग है हमारा, सॉरी 5वां वर्ग क्या संघ है हमारा? 5वां संघ है एनेलिडा। 5वां संघ हमारे है एनेलिडा। ठीक है। एनेलिडा की क्या खासियत है? ठीक है, इनका शरीर वलयाकार होता है, अर्थात गोलाकार वलय की आकृति का होता है। इनका शरीर वलयाकार होता है। इनका शरीर क्या होता है? वलयाकार होता है। इनका शरीर क्या होता है? वलयाकार होता है। ये द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की और वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। ये क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित त्रिकोण की व वास्तविक गुहा पाई जाती है। वास्तविक इसमें गुहा पाई जाती है। अगला, अब इसके मुख्य लक्षण क्या क्या है, खास बातें इसमें तो देखिए। मुख्य लक्षण, इस संघ के जंतुओं की मुख्य लक्षण क्या क्या है वो देखते हैं। पहला, जंतु मुक्त जीवी या परजीवी होते हैं। इनका जो पहला जंतु है वो क्या होते हैं? जंतु क्या होते हैं? मुक्त जीवी या परजीवी होते। जंतु मुक्त जीवी या परजीवी होते हैं। ठीक है। अधिकांशतः ये क्या होते हैं? कुछ समुद्री व कुछ अलवणीय व स्थलीय भी होते हैं। ज्यादातर तो ये समुद्री होती है, समुद्रों में पाए जाते हैं इस संघ के सभी जंतु। ठीक है। पर कुछ एक स्थलीय या कुछ एक मीठे पानी में भी पाए जाते हैं। ठीक है। अधिकांश समुद्री, कुछ अलवणीय अर्थात मीठे पानी के अलवणीय व कुछ स्थलीय
भी होते हैं और कुछ स्थलीय भी होते हैं, कुछ स्थलीय भी होते हैं। ठीक है, इनका शरीर लंबा, पतला और छोटे छोटे खंडों में खंडित होता है। इनका शरीर लंबा, पतला व छोटे छोटे खंडों में विभक्त। इनका शरीर लंबा, पतला व छोटे छोटे क्या होता है, खंडों में विभक्त होता है, बटा हुआ होता है। शरीर का जो संगठन होता है वो अंग स्तर तक का होता है। शरीर संगठन अंग स्तर तक का होता है। शरीर संगठन अंग स्तर तक का, अंग स्तर तक का होता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जो अब इसमें शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन रक्त प्लाज्मा में घुला पाया जाता है। इसमें बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इनमें क्या होता है, इनमें बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है। इनमें बंद रक्त परिसंचरण पाया जाता है और तथा श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है, प्लाज्मा, रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, रक्त के प्लाज्मा में घुला रहता है। इनमें हीमोग्लोबिन रक्त के प्लाज्मा में घुला होता है। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण इनका रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। रक्त का रंग कैसा है, इसमें लाल होता है। रक्त का रंग क्या होता है, इनमें लाल होता है। ठीक है, रक्त का रंग इनमें लाल होता है। अगला है इसके जो उत्सर्जन व परासरण, इनमें जो उत्सर्जन व परासरण व नेफ्रेडिया सहायक अंग होता है। ठीक है, उत्सर्जन व परासरण में छठा इसका लक्षण है, इनमें उत्सर्जन व परासरण क्रिया नेफ्रेडिया द्वारा, किसके द्वारा, नेफ्रेडिया द्वारा होती है। नेफ्रेडिया द्वारा क्या होती है, इसमें उत्सर्जन व परासरण क्रिया होती है। इनमें आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। इनकी जो आहार नाल पूर्ण विकसित होती है। आहार नाल क्या होती है, पूरी तरीके से विकसित होती है। आहार नाल क्या होती है, पूरी विकसित होती है। आहार नाल पूरी तरीके से इनमें विकसित होती है। अगला देखिए, अगला है इनमें तंत्रिका तंत्र। इनमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो वलय तथा तंत्रिका रज्जु के रूप में होता है। वलय या तंत्रिका रज्जु के रूप में होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र, इनमें तंत्रिका तंत्र वलय या तंत्रिका
रज्जु के रूप में होता है। ठीक है, रज्जु के रूप में होता है। नौवा, नौवा आगे जंतु इनमें एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। कुछ एक जंतु एक लिंगी होते हैं अर्थात नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, और कुछ एक जंतु में नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र एक ही जंतु के अंदर पाया जाता है। जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। जंतु एक लिंगी या द्विलिंगी होते हैं। ठीक है, इनमें जो गमन अर्थात ये जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कैसे करते हैं, पैरापोडिया, सीटी, पेशियों व चूसक की सहायता से होता है। ठीक है, इनमें गमन पैरापोडिया, सीटी, पेशियों या चूसक की सहायता से। गमन कैसे होता है? गमन पैरापोडिया, सीटी, पेशिया या चूसक की सहायता से इनमें गमन होता है। ठीक है, इनमें गमन होता है। अगला है हमारा, अगली जो है इसमें देखिए स्वाद, प्रकाश, स्पर्श के प्रति संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। अर्थात स्वाद, इनको मुंह के अंदर स्वाद के आधार पर जो स्वाद के प्रति संवेदना ग्रहण करते हैं, प्रकाश के प्रति संवेदना ग्रहण करते हैं, स्पर्श के प्रति संवेदना ग्रहण करते हैं। अर्थात अपन इसको छुएंगे तो ये भाग जाएंगे, अर्थात हम इनको टच करेंगे तो इनको पता चलेगा कि हाँ इनको संवेदना ग्रहण होगी कि कोई उनको छू रहा है। तो इनमें प्रकाश, इनमें क्या? प्रकाश, स्वाद इनमें प्रकाश, स्वाद, स्पर्श संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। प्रकाश, स्वाद और स्पर्श संवेदी अंग उपस्थित होते हैं। अगला है, इनमें परिवर्तन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष में लार्वा पाया जाता है जो ट्रोकोफोर कहलाता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन में ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है। इनमें जो परिवर्तन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन में लार्वा में ट्रोकोफोर, क्या नाम है लार्वा का? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ठीक है, फिर है अगला हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल। अब इसमें एग्जाम्पल में इसमें कौन कौन से जंतु आते हैं इसमें देखिए। एग्जाम्पल के रूप में देखिए इसमें केंचुआ, जोंक, नेरिस, केंचुआ, जोंक, नेरिस, केंचुआ, जोंक, नेरिस, ये जंतु पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा संघ। अगला जो संघ है हमारा आर्थ्रोपोडा, बहुत ही बड़ा संघ है। ठीक है, इस संघ में जंतुओं में जो पांव होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, अर्थात जॉइंट से मिलकर इनके जो पैर बने होते हैं। ठीक है, अब ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, कुछ एक इसकी बातें कर लेते हैं। ठीक है, संघ आर्थ्रोपोडा, इनके जो पैर होते हैं
पाद वो संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। इनमें संधि युक्त पाद या पैर पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे ज्यादा जंतु अगर किसी संघ में पाए जाते हैं तो वो इसमें पाए जाते हैं। और संधि युक्त, जैसे हमारा ये हाथ भी है तो इसमें कई सारी संधियां, हाथ मान लो यहां से शुरू हो रहा था, एक संधि है जो अपने कोने वाली संधि, दूसरी कलाई वाली संधि, फिर अंगुलियों में भी 2-3 संधियां अर्थात जॉइंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है। अब इन आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं की खासियत क्या होती है? खासियत ये होती है कि ये किसी भी प्रकार के आवास में रह सकते हैं, चाहे जलीय हो, स्थलीय हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कैसा भी आवास हो। ठीक है। 0 डिग्री से अर्थात जमाने वाला जो बर्फ को, पानी को जमाने वाला जो तापक्रम होता है 0 डिग्री, उससे भी कम तापक्रम हो तो भी ये वहां पर जीवित रह सकते हैं। ठीक है। अब द्विपार्श्व और सममित्रिक ओरकिन ये होते हैं। ठीक है। इनमें विखंडी खंडी भवन पाया जाता है, अर्थात ये खंडों में बांटने वाले हैं। इनके शरीर पर ऐसे खंड, इनका शरीर ऊपर से ही हमें खंड के रूप में दिखाई देता है, इन पर खंडी भवन पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ और संधि युक्त पाद या पैर पाए जाते हैं। इसके बारे में अपन आने वाले क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे, इसके जंतुओं के कौन कौन से लक्षण हैं। बहुत ही अच्छा। उसके बाद मोलस्कान ये आएंगे, खास खास संघ आएंगे। ठीक है। तो एक बार पहले स्क्रीनशॉट ले इसका। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है। उम्मीद करता हूं जो भी आज अपन ने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, या कहीं बाहर जाके आए हैं तो अपने हाथों को, खुद को सैनिटाइज करें और मास्क का हमेशा प्रयोग करें। ठीक है। क्योंकि ये कठिन समय है, गुजर जाएगा। ठीक है। पर हमें बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।